यूरोप ने एक पहल की शुरुआत की है जिसका नाम है CBAM। इसके बारे में घोषणा बहुत पहले कह दी थी, जिसमें यह कहा गया था कि कुछ ऐसे सामान हैं जो दुनिया भर से कहीं भी अगर यूरोप में आते हैं तो उनमें एक खास प्रकार का टैक्स लगेगा जो अपने आप में कार्बन टैक्स की तरह कहलाएगा। और ये क्यों लगेगा? क्योंकि दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो कि जब कोई उत्पाद बनाते हैं तो उसमें इतना ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करते हैं जो कि बहुत नुकसानदायक होता है। इसके पीछे की पूरी गणित क्या है वो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन इसी बात पर ब्रिक्स ने नाराजगी जाहिर की है। कैसे? हाल ही में ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन हुआ था, 17वें नंबर का, ब्राजील में हुआ था। अब वहां पर सारे जो भी ब्रिक्स देश हैं वो मिलकर इकट्ठा हुए, उन्होंने चर्चा की और इस बारे में अपना साझा वक्तव्य दिया है और उसमें कहा है कि यूरोपियन यूनियन द्वारा यह जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म शुरू करने की बात हो रही है यह बिल्कुल गलत है। यह ग्लोबल साउथ देशों यानी कि खासकर जो विकासशील देश हैं या कम आय वाले देश हैं उनके साथ भेदभावपूर्ण वाली नीति है, एक तरफा नीति है, तो हम इसका विरोध करते हैं। तो आखिर ये विरोध हो क्यों रहा है? ये नीति क्या है? इस नीति की शुरुआत किस वजह से हुई? इसका लाभ किसे मिलेगा? इसका नुकसान किसे होगा? सारी बातों को आज आपको समझाऊंगा मैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि IAS के न्यूज प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। चलिए शुरुआत इसी बात से करते हैं कि यह जो CBAM है ये आखिर आया क्यों, इसके आने के पीछे वजह क्या थी और ये क्या काम करेगा। तो देखिए, यूरोपियन यूनियन ने कुछ समय पहले यह बात कही कि हम चाहते हैं कि जो यूरोप है वो एक कार्बन तटस्थ राज्य बन जाए। राज्य नहीं बल्कि महाद्वीप। कैसा चाहता है? यूरोप कार्बन तटस्थ महाद्वीप बने। कब तक में? एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है, 2050 तक। दूसरा एक और है, ग्रीन डील के साथ ही ये बात समझ में आई कि एक अलग टारगेट इन्होंने सेट किया है, फिट फॉर 55, यानी कि 2030 तक ये चाहते हैं कि 1990 के समय में जितना कार्बन उत्सर्जन हो रहा था हम वहां तक पहुंचे और उसके स्तर पर हम 55% अभी जितना कार्बन उत्सर्जन हो रहा है उतना कम कर ले जाएं। तो ये लक्ष्य पूरा करना चाहता है पूरे महाद्वीप के स्तर पर यूरोपियन यूनियन, और 2050 तक कार्बन तटस्थ बनना चाहता है। कार्बन तटस्थ का मतलब क्या हो गया कि वायुमंडल में जितना कार्बन उत्सर्जन किया जा रहा है उतना ही कार्बन का वो कहीं ना कहीं पे अवशोषण कर ले। कैसे? कुछ इस तरह से कि जैसे मान लीजिए या तो नई प्रौद्योगिकी का वह शुरुआत कर दे, नई टेक्नोलॉजी जिसमें ऊर्जा की खपत पहले अगर ज्यादा हो रही थी तो उसकी तुलना में कम हो जाए, या फिर वन लगा दें, या फिर ग्रीन हाइड्रोजन का जैसे इस्तेमाल कर ले, या कोई ऐसी तकनीकी का इस्तेमाल करें कि उत्सर्जन कम होने लगे या जो उत्सर्जन हुआ है उसका सिंक कर लें, यानी कि हम जंगल लगा लें। तो पूरी व्यवस्था करके वो चाहते हैं हम इस स्तर तक पहुंच जाएं कि 2050 तक नेट जीरो इमिशन हो। जितना गया उतना हमने ले लिया, हम आ गए जीरो इमोशन में। तो इमिशन तो होगा लेकिन उसको कंट्रोल करके जीरो इमिशन तक पहुंचना है, ये लक्ष्य है। तो इसके लिए कुछ प्रयास करने होंगे। इसी प्रयास के लिए यूरोपियन यूनियन ने घोषणा की कि हम कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की शुरुआत करेंगे, यानी कि कार्बन सीमा समायोजन तंत्र। तो इस कार्बन सीमा समायोजन तंत्र को लेकर के जो बात कही उन्होंने कि वो ये जो करना चाहते हैं, इसी बात पर ब्रिक्स देशों ने नाराजगी व्यक्त की। कौन से ब्रिक्स देश हैं? अभी देखिए, सऊदी अरेबिया का नाम मैंने यहां पर लिखा हुआ है वो इसलिए क्योंकि इस पे लोग कंफ्यूज जाते हैं, ब्रिक्स में ये नहीं है शामिल। 5 देश तो पता ही आपको, ब्राजील है, रूस है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, उसके अलावा अब इजिप्ट, ईरान, इथियोपिया, UAE और उसके अलावा एक और है इंडोनेशिया। तो अब इनके लिए जो चुनौती है और बाकी सबके लिए चुनौती है वो क्या है? वो चुनौती ये है कि जितना भी बाहर यूरोपियन यूनियन से बाहर का सामान आएगा, कार्बन गहन सामान होगा, जहां पे कार्बन बहुत ज्यादा उत्सर्जन हुआ है। उसके लिए कुछ सामानों की इन्होंने लिस्टिंग की है, जैसे कि सामान को अगर हम देखें तो स्टील, आयरन, एल्यूमिनियम, उर्वरक, हाइड्रोजन और इसके अलावा बिजली। अभी इनकी लिस्टिंग करके कहा है कि हम
ये वो सामान है जो दुनिया भर के देश से अगर यूरोप में आयात किए जाते हैं तो इन पर 25 से लेकर 30% तक का हम टैक्स लगा सकते हैं। कब से लगा सकते हैं? 1 जनवरी 2026 से लगाएंगे, यानी कि इसकी शुरुआत होगी। अब इस पर इन दुनिया के देशों में टैक्स लगाने के पीछे की उन्होंने वजह क्या बताई? वजह ये बताई कि देखिए, हम तो चाहते हैं कि हम अपना पूरे महाद्वीप को ऐसा बना लें कि नेट जीरो कार्बन इमिशन हो जाए। उसके लिए हम कार्बन का उत्सर्जन कम हो, उसके प्रयास में ये कर रहे हैं कि दुनिया भर के देश की छोड़ दें, सिर्फ यूरोप की देखें तो यहाँ पे जो भी उद्यम है या कारखाने हैं, हमने उनको एक कैप लगा दिया है। कैप लगा दिया मतलब कि उन्होंने क्या व्यवस्था की है? उन्होंने कहा कि हमने उनके साथ ये किया है कि आप जितने भी वहां, जैसे मान लीजिए यूरोप का कोई देश है, ऑस्ट्रिया है, वहां पे कोई कारखाना है, तो उनको ये कह दिया गया कि अगर मान लीजिए आप ये पेन बनाते हैं तो इस पेन को बनाने में एक दिन में आपका इतने टन कार्बन उत्सर्जन होता है, 5 टन कार्बन उत्सर्जन। कोई ना कोई आप ईंधन का इस्तेमाल कर ही रहे होंगे, मान लीजिए कोयला या कोई भी, तो उससे दहन हो रहा है तो उत्सर्जन हो रहा है कार्बन का। तो आपके लिए हमने कैप बना दी कि आप इतना ही उत्सर्जन करेंगे। अब इतना ही उत्सर्जन करेंगे, इससे ज्यादा कर नहीं सकते, तो क्या करेगा? कोयले की जगह हो सकता है वो व्यक्ति कुछ और यूज करे, ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करे, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करे। तो उससे वो कोशिश करने लगेगा कि मैं उस कैप के अंदर ही उत्पादन कर लूं। अदरवाइज क्या होगा? जो कैप सेट की है, आप उससे ऊपर गए तो आपको शुल्क देना पड़ेगा। यूरोपियन यूनियन ने यूरोप के देशों के लिए यह बात लगाई हुई थी। तो ऐसे में अब नई प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना होगा, उन्हें नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ रहा था, या फिर उन्हें कार्बन के लिए जो जो कैप लगा दी गई थी, वो कैप से ऊपर जाने पर कुछ शुल्क देना पड़ रहा था, तो उनकी जेब से वो जा रहा था, तो यानी कि उनके कॉस्ट में बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी। तो उन्होंने कहा कि जब आप हमसे ज्यादा पैसे ले रहे हैं या हमारे ऊपर दबाव दे रहे हैं, हमारी चीजें महंगी हो रही हैं, तो दुनिया भर से जो सामान यूरोप में आता है वो सामान भी तो महंगा हो रहा है। और वो सामान अगर महंगा हो रहा है, महंगा नहीं हो रहा है बल्कि वो सस्ता हो रहा है, तो वो सामान अगर सस्ता हो रहा है तो लोग उसको खरीदेंगे, हमारा क्यों खरीदेंगे? आप हमसे चाहते हैं कि हम ये सब गुणवत्ता का ध्यान रखें, तो फिर उनके लिए क्या? तो फिर उन्हीं के लिए कहा गया कि देखिए, हम ये उनके लिए कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म लेके आए हैं कि अब जो उत्पाद मैंने बताए, वो उत्पाद जब भी आएंगे, उनमें जिस प्रकार से कार्बन का उत्सर्जन होता है, उस स्थिति के हिसाब से हम देखेंगे कि कितना टैक्स लगाना है, जिससे कि कंपटीशन बना रहे। तो ये कंपटीशन जो बना रहेगा, उसके लिए इन उत्पादों का भी चुना गया है। अब यहां पर देखा जाए तो लाभ और नुकसान दोनों हो रहे हैं, लेकिन किसके लिए हो रहे हैं हमें यह भी समझना पड़ेगा। यहां पे देखिए, जैसे मान लीजिए कोई उत्पाद है, सारे उत्पाद नहीं, हम कलम को ही लेते हैं। मान लीजिए कलम बनती है, तो इस कलम में इसके रिफिल अलग बन रही है, इसका ढक्कन अलग बन रहा है, बाकी बॉडी अलग बन रही है। तो हर बॉडी को, पार्ट को बनाने में अलग अलग जगह पर उसका निर्माण हो रहा होगा और सबके लिए कार्बन उत्सर्जन हो रहा होगा। तो ओवरऑल कितना उत्सर्जन हुआ वो काउंट करने के बाद टैक्स लगेगा, यानी कि बहुत गहन तरीके से देखा जाएगा। तो जो विकासशील देश हैं वो अभी ईंधन का इतना ज्यादा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि नुकसान किसके लिए है? प्रभाव के तौर पर अगर हम देखें तो नुकसान किसे देखने को मिलेगा? विकासशील देशों के, कमाए वाले देशों को, क्योंकि वहां उनके पास तकनीकी उतनी नहीं है, मशीनरी वैसी नहीं है कि बहुत अच्छी इफिशिएंट तरीके से वो उत्पादन ज्यादा कर देती हैं और ईंधन कम लेती हैं। आप देखें तो पुरानी जैसे गाड़ियों में देखें, BS4, BS6 क्या हो रहा था? एक ज्यादा उत्सर्जन कर रहा है, दूसरा वाला कम कर रहा है। उसी तरह से 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक जो इंजन वाली गाड़ियां होती थी, तो वो भी ऐसे दहन के साथ साथ उत्सर्जन ज्यादा करती थी। तो हम नई टेक्नोलॉजी में आते गए तो क्या हुआ कि हम कम उत्सर्जन कर रहे थे। भले हम पेट्रोल ही इस्तेमाल कर रहे हैं, कोयला ही इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन प्रौद्योगिकी अच्छी है तो वो ज्यादा उत्पादन करा देती है प्रौद्योगिकी। अब दूसरी बात वही है कि हम ईंधन को लेकर भी सोचेंगे, तो ये हमें नुकसान भी देखने को मिलेगा तकनीकी और ईंधन को स्तर पर, कि हम जो ज्यादा यूज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ऐसे ही ज्यादा यूज कर रहे हैं। हमारी कोशिश तो है कि हम नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ बढ़े, लेकिन उतना बढ़े नहीं हो। न सिर्फ भारत बल्कि चीन और कई देश इस बात से परेशान है, ब्रिक्स के कई देश इस बात से तनाव में है कि उनको नुकसान होगा। क्योंकि अगर हम देखें तो आयरन हो गया, स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये वो उत्पाद हैं जो भारत से यूरोप में काफी ज्यादा में मंगाए जाते हैं। और सिर्फ यूरोपियन यूनियन उसमें शामिल नहीं है, यूरोपियन यूनियन के साथ साथ इस CBAM में शामिल है नॉर्वे, आइसलैंड, लिंचेस्टीन। तो ये सब मिलके लगाएंगे तो नुकसान होगा ही। अब उसके बाद देखें, इसके साथ ही प्रतिस्पर्धा। अब क्योंकि महंगा हो जाएगा सामान, तो फिर क्यों कोई खरीदेगा? जब इनका कॉस्ट बढ़ गया, जब उन पे इनके ऊपर टैक्स इतना ज्यादा लग जाएगा, वहां पे वो सामान इनका जब महंगा बिकेगा तो लोग फिर वहीं का सामान लेंगे।
तो इसका फायदा यूरोपीय देशों को मिलेगा। तो यहां पर नकारात्मक प्रभाव जो दिखता है बाहर के देशों के लिए लिखता है, लेकिन यूरोपीय देशों को इसका फायदा मिलता है क्योंकि प्रतिस्पर्धा में वो लौट आएंगे जिसका उनको तनाव होता है। दूसरी बात यह है, एक वर्ड है उसको याद रखिएगा, कार्बन लीकेज। अब ये जो कार्बन लीकेज है इसको समझिए क्या है मामला। ऐसा बहुत जगह कहा गया विद्वानों के द्वारा कि यूरोप देश के ही कई लोग, कई व्यापारी दूसरे देश में जाते हैं, ऐसा देश जहां पर कुछ ऐसे सख्त कानून नहीं बने गए हैं कि आप कार्बन का ज्यादा उत्सर्जन ना करो। कोई गरीब पिछड़ा देश है, विकासशील देश है, जैसे अफ्रीका के किसी देश में यूरोप का कोई बड़ा व्यक्ति उद्योगपति गया, उसने वहां पे कारखाना बनाया कम मजदूरी में और ऐसे ईंधन का और खराब तकनीकी का इस्तेमाल किया कि कितना भी कार्बन उत्सर्जन हो जाए फर्क नहीं पड़ता, सस्ते से सस्ते में माल तैयार हो जाए, और फिर उसको यूरोप में बेच रहा था। वो था यूरोप का ही व्यक्ति, या मान लीजिए यूरोप का नहीं था, कहीं और का भी था। तो उसने क्या किया, फायदा उठा लिया कि कम से कम रेट में तैयार कर लिया, कम कॉस्ट में, और महंगे में बेचेगा, या जितने में बेचेगा मुनाफा तो ज्यादा होगा ही। तो यही बात कही गई कि जो कार्बन लीकेज होता है, क्या लोग सख्त कानून नहीं है जिन देशों में, वहां जाकर के उद्यम लगा के फायदा उठाते हैं, वो फायदा नहीं मिलना चाहिए ऐसे देशों को। तो इससे कार्बन लीकेज चूंकि होता है बहुत ज्यादा मात्रा में, तो वो कंट्रोल में लाना होगा, और कंट्रोल में लाने के लिए भी सीबीएम काम करेगा, ये भी उनका दावा है। तो इसी बात को लेकर के कहा गया कि नाराजगी है ब्रिक्स के देशों में, ना सिर्फ ब्रिक्स के देशों में, ग्लोबल साउथ के कई देशों में। तो यहां पर एक बात समझ में आएगी कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए। भारत जैसे, चीन या कई देश जो हैं जिनके सामने ये चुनौती है, तो सबसे पहली बात यह है भारत और बाकी के स्तर पे कि कुछ समझौते कर सकते हैं। समझौते ऐसे हो सकते हैं कि जैसे टैक्स जो लगाया जा रहा है वो थोड़ा कम करने का प्रयास किया जा सके, कुछ सामान ऐसे हैं जिन्हें हटाया जा सके। दूसरी बात यह है कि अगर यह भी कहा जा रहा है कि भारत अपने ही स्तर पर कार्बन टैक्स लगा दे पहले से ही, तो फिर इसमें वहां पर अलग से टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भारत अपने स्तर पर अगर हम टैक्स लगाते हैं तो सीधी सी बात है तब भी तो कॉस्ट बढ़ेगी, लेकिन इसका फायदा होगा कि वो टैक्स किसके पास आएगा, देश के पास आएगा, देश की सरकार के पास, और वो कुछ प्रयास कर सकेगी नवाचार के स्तर पर इस क्षेत्र में या इन चुनौतियों के लिए। और दूसरी बात है, जब यहीं पे लोगों को टैक्स लगने लगेगा कि भाई आप कार्बन ज्यादा उत्सर्जन करते हैं अपने इस काम के लिए या इस उत्पादन के लिए, इसको कम करिए, इसकी सीमा इतनी रखिए, नहीं तो आप पे हम इतना टैक्स लगाएंगे, ये सब चीजें कोई देखेगा तो फिर उसको आइडिया मिलेगा, अच्छा ठीक है, शिफ्ट ही हो जाते हैं। क्योंकि मन में बहुत लोगों को ये रहता है कि चल रहा है तो चलने दो, चल रहा है तो चलने दो, लेकिन बदलाव सख्ती से जब लाया जाएगा तो उसका असर भी देखने को मिलेगा, बदलाव आएगा भी। हालांकि वो सख्ती ऐसी भी ना हो कि रातों रात हो, पर हाँ क्रमबद्ध तरीके से होनी चाहिए। तो यहां पर यह प्रयास करने की बात है कि नई तकनीकी को लोग अपनाएं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उन्हें मोटिवेट करना पड़ेगा। ईंधन के नए उपयोग के लिए जैसे हम सौर ऊर्जा का इतना उपयोग कर रहे हैं, इतनी सारी ऊर्जाओं कर रहे हैं, तो हमें और मोटिवेट करना पड़ेगा, देश को और मोटिवेट होना पड़ेगा, उद्यमियों को और होना पड़ेगा, जिससे इस टैक्स से वो बच सके। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर हाल में टैक्स लगेगा। जब कोई वस्तु यहां से जाएगी वहां बिकने के लिए, तो ये देखा जाएगा कि इसकी लागत इतनी आई है, इतना कार्बन उत्सर्जन इसकी लागत में हुआ है, अगर ये हमारे तरीके से, यूरोपीय तरीके से उत्पादन करते तो कितना इन्हें इनका उत्सर्जन कम होता, और वो जो उत्सर्जन का अंतर होता उसी के आधार पर ये टैक्स भरना पड़ेगा। तो अगर उत्सर्जन का अंतर ये देश कम करते जाएंगे अपने ही देशों में उत्पादन के दौरान ही, तो टैक्स उनका कम से कम होता जाएगा, जीरो तक पहुंच जाएगा। तो वो लाभ मिलेगा जब हम शुरुआती स्तर से इसको देखते हैं। तो इसमें यह है कि अपने लेवल पे भी देश को देखना होगा। दूसरी बात है, टैक्स के इसलिए भी बातचीत करनी पड़ेगी। और तीसरी बात यह है कि अभी यह लागू हुआ नहीं है, अभी लागू होने की दिशा में। हो सकता है कि ये कुछ समय के लिए बढ़ जाए, या हो सकता है इसमें कुछ ढील दी जाए, या हो सकता है कुछ सामान इस लिस्ट से कम हो जाए, या ये हो सकता है कि ऐसा हो ही जाए, तो उसके साथ ही बातचीत का या बाकी जो भी समझौते करने का जो प्रयास हो सकता है वो किया जाना चाहिए। तो ये मुख्य बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि ये सीबीएम होता क्या है। इसके अलावा ये पता होना चाहिए कि आखिर ये कैसे काम करेगा, कब काम करेगा, क्या इसका प्रभाव होगा, कैसे इससे बचा जा सकता है। इन सारी बातों के साथ ही आपके सामने एक सवाल आता है। सवाल आप देखिए बहुत ही आसान है। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह यूरोपीय संघ द्वारा लागू किया गया एक टैक्स है जो अन्य देशों से आने वाले कार्बन गहन उत्पादों पर लगाया जाता है। दूसरा, इसका उद्देश्य कार्बन लीकेज को रोकना और यूरोपीय उद्योगों को प्रतिस्पर्धी बनाए रखना है।
तीसरा है भारत और चीन जैसे विकासशील देश इसे एक न्याय संगत जलवायु उपाय मानते हैं। चौथा है सीबीएम केवल खाद्यान्न और कपड़ा उद्योगों पर लागू होता है। सही कथनों का चयन करके बताना है कि इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। ए है केवल 1 और 2, बी है केवल 2 और 3, सी है केवल 1 2 4 और डी है 1 3 4। तो इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द ही मिलेंगे अगले सेशन में। लेकिन अगले सेशन में जाने से पहले एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी विद्यार्थी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो आपके परिचय में हैं, आपके पहचान में हैं, आपके मित्र हैं या आपके परिवार में हैं, या फिर जो आगे करने का सोच रहे हैं और आपको उनके पास तक जानकारी पहुंचाना है, तो आप ये जानकारी पहुंचा सकते हैं कि दृष्टि आईएएस की नई पहल है दृष्टि एसएससी। दृष्टि एसएससी चैनल आ चुका है, जहां पर एसएससी के लिए तैयारी करवाई जाएगी। वहां पे पीवाईक्यू सॉल्व कराए जाएंगे, वहां पे सेशन लिए जाएंगे, लाइव हर सब्जेक्ट के लाइव सेशन होंगे, जिससे उनकी तैयारी हो सकेगी बेहद आसान। इसके लिए चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं। अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो अपनी तैयारी से जुड़ा हुआ, तो आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं 8750187501। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।